1857, एक साल जिसने हिंदुस्तान में ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। पर यह था क्या? सिर्फ एक सैनिक बगावत या कुछ और ही था? सोचिए, एक ब्रिटिश अफसर ने उस वक्त लिखा था, ब्रिटिश शासन ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गया। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है ये कितना बड़ा, कितना चौंकाने वाला मंजर रहा होगा। और ये मंजर कुछ ऐसा था। 1857 का भारत वाकई आग की लपटों में था। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी दोस्तों। ये एक ऐसी आंधी थी जिसने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर सैनिकों का एक छोटा सा विरोध देखते ही देखते पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली एक क्रांति में कैसे तब्दील हो गया। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मेरठ से, वो जगह जहां इस पूरे विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। और सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 10 मई की दोपहर मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। शाम होते होते उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों की संपत्तियों पर हमला बोला और सबसे जरूरी दिल्ली जाने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी। फिर क्या था, रात के अंधेरे में सिपाहियों का एक जत्था सीधा दिल्ली की तरफ निकल पड़ा और अगली सुबह 11 मई को वो दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर खड़े थे। मतलब 24 घंटे से भी कम में खेल पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इसकी फौरी वजह यानी इमीडिएट कॉज थी एक अफवाह, और वो अफवाह आग की तरह फैली। खबर ये थी कि जो नई राइफलें आई हैं उनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। अब सोचिए, हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के लिए ये उनके धर्म पर सीधा हमला था, उनकी आस्था को सीधी चुनौती। तो ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचकर सीधे किसके पास गए? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास। लेकिन जफर साहब उस वक्त तक काफी बूढ़े हो चुके थे और सच कहें तो इस विद्रोह की कमान संभालने में हिचकिचा रहे थे। पर विद्रोहियों का ये कदम बहुत सोचा समझा था। देखिए, मुगल बादशाह का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपनी बगावत को एक लेजिटिमेसी दे दी, एक पारंपरिक वैधता। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, नहीं, अब ये मुगल बादशाह के नाम पर उनकी मोहर के साथ लड़ी जाने वाली एक जंग बन गई थी। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, पर अब एक सवाल और उठता है, क्या ये सब कुछ बस यूं ही अचानक हो गया था या इसके पीछे कोई सोची समझी योजना भी काम कर रही थी? चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से में इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या ये विद्रोह सिर्फ एक अफरा तफरी थी, एक स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, या इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन, कोई प्लानिंग भी थी? और जब हम सबूतों को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। देखिए, अलग अलग छावनियों में विद्रोह का तरीका लगभग एक जैसा था। सबसे पहले तोप के गोले या बिगुल से एक सिग्नल दिया जाता, फिर फौरन शस्त्रागार और सरकारी खजाने पर कब्जा, उसके बाद सरकारी इमारतों पर हमला करके सारे रिकॉर्ड्स जला दिए जाते थे ताकि अंग्रेजों का पूरा सिस्टम ही ठप हो जाए। और आखिर में हिंदुओं और मुसलमानों से एकजुट होने की अपीलें जारी होती थी। अब बताइए, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? ये तो एक सोची समझी रणनीति की तरफ साफ साफ इशारा करता है। और हमारे पास इसके सीधे सबूत भी हैं। जरा मई 1857 का ये खत देखिए। 7वीं अवध कैवलरी ने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए ये फैसला लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। ये खत चीख चीख कर कह रहा है कि अलग अलग सिपाही टुकड़ियों के बीच बाकायदा बातचीत हो रही थी, कोऑर्डिनेशन हो रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कानपुर में तो सिपाही रात में छिपकर पंचायतें लगाते थे, काउंसिल्स, जहां वे मिलकर अपने भविष्य के बारे में बड़े फैसले लेते थे। मतलब विद्रोहियों के पास योजना बनाने का, फैसले लेने का अपना एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था। तो ठीक है, योजना थी, कोऑर्डिनेशन था, पर इसे लीड कौन कर रहा था? चलिए अब इस विद्रोह के चेहरों से मिलते हैं और ये देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि कितने अलग अलग तरह के लोग इस लड़ाई की कमान संभाल रहे थे। एक तरफ तो थे बहादुर शाह जफर, जो अनिच्छा से मतलब रिलक्टेंटली नेता बने, और दूसरी तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने जनता के जबरदस्त दबाव में आकर बगावत की बागडोर अपने हाथों में ली। दोनों ही पारंपरिक शासक थे जिन्हें हालात ने इस लड़ाई के मैदान में खींच लिया था। लेकिन बात सिर्फ सम्राटों और रानियों तक ही नहीं रुकी। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के वारिस नाना साहिब को लोगों ने अपना नेता चुना।
बिहार में एक बुजुर्ग लेकिन दबंग स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने कमान संभाली और लखनऊ में अवध के हटाए गए नवाब के छोटे से बेटे बिरजिस कद्र को लोगों ने अपना लीडर घोषित कर दिया। और ये सबसे कमाल की बात है कि लीडरशिप सिर्फ राजघरानों से नहीं आई बल्कि आम लोगों के बीच से भी उठी। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक जाट किसान थे शाहमल। उन्होंने 84 गांवों को इकट्ठा कर लिया, अंग्रेजों की कम्युनिकेशन लाइंस काट दी और दिल्ली में लड़ रहे विद्रोहियों तक रसद पहुंचाई। और दूसरी तरफ थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें लोग प्यार से डंका शाह कहते थे। वो गांव-गांव घूमकर लोगों में जोश भरते थे। ये दिखाता है कि ये विद्रोह कितना जमीनी था, इसकी जड़ें कितनी गहरी थीं। अच्छा, हमने नेताओं की बात की, लड़ाइयों की बात की, पर इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? अब जरा उस पहलू को भी देखते हैं। जरा 14 जून 1857 के दिल्ली उर्दू अखबार की ये लाइनें सुनिए। उसमें लिखा था, शिकायतें हैं कि बाजारों में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिल रहे। पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गंदगी और मैल से महामारी फैलेगी। सोचकर देखिए, ये सिर्फ जंग की खबर नहीं है, ये एक पूरे शहर के ठप हो जाने की, बिखर जाने की कहानी है। रोज की जिंदगी, बाजार, साफ सफाई, सब कुछ तहस नहस हो गया था। आम इंसान के लिए यह विद्रोह कोई राजनीतिक घटना नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन गया था। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो आईने की तरह साफ हो जाती है। 1857 की ये घटना सिर्फ एक सैनिक विद्रोह या गदर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी थी। ये आज़ादी के लिए लड़ी गई एक व्यापक, एक सुनियोजित लड़ाई थी, जिसका नेतृत्व राजाओं से लेकर किसानों तक हिंदुस्तानियों के एक मिले-जुले गठबंधन ने किया था। तो फिर आखिर में एक सवाल मन में आता है, विद्रोहियों के पास नेता थे, एक प्लान था और जनता का जबरदस्त समर्थन भी था। तो फिर क्यों उनकी कहानी को अक्सर सिर्फ एक गदर कहकर छोटा कर दिया जाता है? शायद इतिहास को समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि इतिहास को लिखता कौन है और कैसे लिखता है।